वेलकम टू ईवी टॉक्स। रिलायंस बनाएगा टेस्ला से 4 गुना बड़ी गीगा फैक्ट्री। एमआईटी के रिसर्चर्स ने बनाई खुद रिसाइकल होने वाली फैक्ट्री। बीवाईडी की U9 बनी दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये है भाई अपना ईवी टॉक्स। ईवी टॉक्स के अंदर हम पूरे हफ्ते की तगड़ी ईवी न्यूज आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी कार लॉन्च हो रही, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, ईवी बैटरी में क्या हो रहा है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको सुन के बहुत ज़्यादा मजा भी आता है। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक न्यूज़ देखनी है तो आप टाइम पे क्लिक करके देख लिया करो। अगर आपको ऑडियो भी चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके कर लिया करो। अब सीधा चलते हैं न्यूज़ नंबर 1। तो रिलायंस ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि भाई जामनगर गुजरात के अंदर ये बनाने वाले हैं धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी हब्स में से एक होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, इसका साइज होगा 44 मिलियन स्क्वायर फीट, जो कि टेस्ला की नेवाडा गीगा फैक्ट्री से 4 गुना है। जिसके अंदर खुद में ही 5 गीगा फैक्ट्री होंगी, जिसमें एक में बनाया जाएगा सोलर मॉड्यूल्स, दूसरे में एडवांस बैटरीज, तीसरे में इलेक्ट्रोलाइजर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, चौथे में फ्यूल सेल और 5वें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले स्टार्ट होगी इनकी सोलर फैक्ट्री, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुकी है, जहां पे इनका गोल है कि ये हर साल 10 गीगावाट आवर सोलर मॉड्यूल्स बनाएंगे, जो फ्यूचर में बढ़ा के 20 गीगावाट आवर तक कर दिया जाएगा। दूसरा आएगा इनका बैटरी गीगा फैक्ट्री, जिसे ये 2026 में चालू करेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे ग्रिड एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरीज को बनाया जाएगा। उसके बाद ये एडवांस केमिस्ट्री वाले सेल्स भी यहाँ पे बनाएंगे, जो कि ईवीज और ग्रिड एनर्जी स्टोरेज दोनों के लिए काम आएंगी। कैपेसिटी यहाँ पे होगी 30 गीगावाट आवर की। उसके बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल फैक्ट्री को भी बनाएंगे, जो कि 2026 तक ऑपरेशनल होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की तरफ भी रिलायंस कूद गया है और इन्होंने बता दिया कि हम 75,000 करोड़ यहाँ पे लगाएंगे और 2030 तक इनका गोल है कि 100 गीगावाट आवर का ये टारगेट अचीव कर ले। तो ओला के बाद फाइनली रिलायंस भी कूद गया है सेल बनाने की दौड़ में। और मैं आपको बता दूं, रिलायंस, ओला और राजेश एक्सपोर्ट, ये तीनों कंपनी पीएलए स्कीम के अंदर अप्रूव्ड है। इन्हें गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी मिलेंगी जब ये सेल्स बनाएंगे। हालांकि तीनों जो कंपनियां हैं अपने जो गोल था टाइमलाइन को लेके उसे पास कर चुके हैं, यानी कि थोड़ा मामला डिले हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर लेगी। लेकिन एक अच्छी अपडेट हो जाती है अपने देश के लिए कि हम दूसरे देश पे, मेनली चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने वाले हैं, या फिर उस तरफ हमने एक स्टेप बढ़ा दिया। एंड दोस्तों, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे भाई इंस्टा पे मैसेज मारा कि भाई ईथर के इवेंट में हमें ये अपडेट देना। तो भाई मैंने पिछले वाली वीडियो में ही टेक्स्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया था, ये वाला लिख दिया था मैंने, कि मैं ईथर की जो अपडेट्स को कवर नहीं कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को ये दिखा नहीं, या फिर शायद उन्होंने मिस कर दिया हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये वाला जो इवेंट है मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? कि भाई ईथर ने मुझे कर रखा है बैन, इन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं करा था, और आई थिंक बहुत पहले से कर रखा है, मैंने नोटिस भी नहीं करा होगा। कुछ बंदे ये भी कह रहे थे कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, या फिर हम कुछ ट्विटर पे ट्रेंड ब्रांड चलाएं, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और एक्सपोज करें। तो नहीं भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर किसी ब्रांड को हम पसंद नहीं आ रहे हैं, अगर हमने कोई क्रिटिसिज्म कर दिया ब्रांड के खिलाफ या फिर उनके प्रोडक्ट के खिलाफ, और उन्हें वो पसंद नहीं आ रही है, तो काइंड ऑफ उनका राइट हो जाता है कि ना बुलाएं, या फिर बुला भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो ये उनका राइट हो जाता है, हम ऐसे फोर्सफुली नहीं कर सकते किसी ब्रांड को कि भाई हमें बुलाओ या फिर हमें इनवाइट करो। ये उनकी अपनी चॉइस है। अभी 1-1.5 साल पहले अल्ट्रा वॉलेट से ऐसा हो रखा था, लेकिन अब अल्ट्रा वॉलेट से अपना सॉर्ट हो चुका है। ये चलता रहता है भाई। जो भी यूट्यूबर या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो बंदे क्रिटिसाइज करते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता भाई आगे जाके किस ब्रांड के साथ ऐसा हो जाए, औरों के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं है। ब्रांड को पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे। हमारे हाथ में क्या है कि हम भी कवर ना करें, लेकिन मैं ये मेक श्योर कर देता हूँ कि प्रोडक्ट जब भी फ्यूचर में आता है तो हम अपने किसी सब्सक्राइबर से लेकर उसके ऊपर रिव्यू कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई हल्ला मचाने वाली जरूरत नहीं है। मेरे साथ ये होता आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि मेरे को क्रिटिसाइज किए बिना रह भी नहीं पाता हूँ। अच्छा बोलने में भी नहीं शर्माता हूँ। आपने देखा होगा मैं ईवी ब्रांड की वैसे भी तारीफ करता रहता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो क्रिटिसाइज भी करता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इस बार जो इस तरह का इवेंट वगैरह हो रहा है उसके ऊपर मेरी अपडेट्स नहीं है। दोस्तों, बीवाईडी ने बना दी है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार, जिसकी टॉप स्पीड है 472 किलोमीटर पर आवर। अब जिन लोगों को आइडिया नहीं है, तो ये जो गाड़ी है सुपर कार नहीं, बल्कि दुनिया की मोस्टली हाइपर कार से भी ज्यादा तेज है। ये है बीवाईडी की U9 ट्रैक एडिशन। जो इनकी नॉर्मल वाली U9 आती है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है। सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया बीवाईडी ने, अपनी सारी इंजीनियरिंग ठूस
घुस दिए इस वाली गाड़ी के अंदर, जिसके बाद इसने कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। U9 जो है BYD के 1200 वोल्ट के E4 प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसमें हर पहिए पे एक मोटर है जिसका पीक पावर आउटपुट है ईच मोटर का 555 किलोवाट, जो कि होता है 743 हॉर्स पावर ईच व्हील पे। इसका पावर टू वेट रेशियो भी बहुत तगड़ा है, 1217 हॉर्स पावर पर टन। अब देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ईवी जो होते हैं ना वो पेट्रोल गाड़ियों को या फिर डीजल गाड़ियों को या फिर आइस वाली को इजीली बीट कर देती है जब भी बात आती है एक्सेलरेशन की। बहुत ज्यादा क्विक होती है ईवी, क्योंकि इनका टॉर्क जो है बहुत ज्यादा हाई होता है और वो भी 0 RPM पे। लेकिन टॉप स्पीड के मामले में अभी भी जो पेट्रोल है या फिर जो गैसोलीन पावर्ड कार हैं वो ज्यादा आगे थी। टॉप स्पीड के मामले में ईवी थोड़ी पीछे नजर आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में भाई टॉप स्पीड का जो रिकॉर्ड है वो भी ईवी के नाम हो जाएगा। सिर्फ 4 गाड़ियां हैं, वो भी हाइपर कार हैं सारी, जो फिलहाल के लिए BYD U9 ट्रैक एडिशन से आगे हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आपको नजर आएगी कोनिग्सेक जेस्को, जिसकी टॉप स्पीड है 531 किलोमीटर पर आवर। इस टॉप स्पीड टेस्ट को जर्मनी के अंदर किया गया था और वहीं के जो प्रोफेशनल ड्राइवर है मार्क बेसिंग, इन्होंने बोला है कि भाई लास्ट ईयर मैंने जब एक ईवी की टॉप स्पीड को रिकॉर्ड किया था मुझे लगा था वो पीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो गुड जॉब BYD। और अब बात करते हैं कुछ ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो MIT के रिसर्चर्स ने डंबलडोर से इंस्पायर होकर एक ऐसी ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी बना दी है जो कि मैं आपको करके ही दिखाऊंगा। मेरी छड़ी आ गई है मेरे हाथ में, विंगेरियम लेवियोसा। अब एक स्पेशल मंत्र मारूंगा मैं, उससे देखना क्या होता है। सूरज चंदा मक्खन खा लो, इस बैटरी को रिसाइकिल कर डालो। तो भाई बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे MIT के रिसर्चर्स ने बना दी है डंबलडोर से इंस्पायर होके। इन्होंने बताया कि भाई अभी जो हम बैटरी डेवलप कर रहे हैं अपनी EVs के लिए, वो मेनली परफॉर्मेंस को, रेंज को और बैटरी डेंसिटी को दिमाग में लेके बनाई जाती है, लेकिन रिसाइकलिंग को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा जाता है। और जब बात आती है ईवी बैटरी को रिसाइकल करने की, तो प्रोसेस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है और उसमें सफलता भी बहुत कम हासिल होती है। तो इन्होंने क्या करा है कि ऐसी ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि परफॉर्मेंस, डेंसिटी, रेंज को बाद में प्रायोरिटी रखते हुए मेन प्रायोरिटी इन्होंने रखी है कि रिसाइकलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इस मटेरियल के अंदर इन्होंने एरामाइड एम्फीफाइल्स प्लस पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करा है। अब इससे होगा ये, जो बैटरी है जब तक हाई परफॉर्मेंस पर चल रही है आपको मजा आ रहा है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि भाई बैटरी बूढ़ी हो चुकी है, इसे रिसाइकल मार देते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इस बैटरी को डाल देना है और जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे जीप पे बुढ़िया के बाल रखने से गायब हो जाते हैं, वो गायब हो जाएगा। जैसे कैथोड और एनोड दोनों सेपरेट हो जाएंगे और इजीली रिसाइकल हो जाएंगे। रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट और इजी हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया काम करके दिखाया भाई MIT के रिसर्चर्स ने, गुड जॉब। और वीडियो में अगर यहाँ तक आ चुके तो भाई वीडियो पसंद आ रही तो उसे लाइक करो। वीडियो को हाइप भी करना है, ये नया थिएटर आया है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी अप हो जाती है, वो भी करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कंपलसरी है। दोस्तों पिछले वीडियो को मैंने काफी इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करी थी कि भाई ओला के स्कूटर कॉपी करके चाइना में बेचा जा रहा है, जिसके ऊपर इतने सारे रिएक्शन आए भाई। उसका शॉर्ट्स भी मैंने अलग से डालता, वहां भी बहुत सारे कमेंट आए। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी, शायद लोगों को पता नहीं है या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की जरूरत है या फिर क्लैरिटी देने की जरूरत है। तो देखो सबसे पहले वहां पे कमेंट आ रहे थे कि भाई ओला ने ये डिजाइन जो है खुद कॉपी किया है, ठीक है। इन्होंने एम्स्टरडैम की कंपनी थी एटर्गो, उससे इन्होंने डिजाइन कॉपी करके सेल किया था, तो ये तो खुद कॉपी करके बैठे हुए हैं। तो उसके ऊपर सीधा आंसर ये होता है भाई, कॉपी करने में और एक्वायर करने में बहुत डिफरेंस होता है। चाइना ने जो करा है वो एक्चुअल में कॉपी होती है, ओला ने जो करा है उसे बोलते हैं हम एक्विजिशन, या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करना या फिर किसी कंपनी को खरीद लेना। लेकिन फिर भी कुछ बंदों को ये कहना था कि भाई खरीद लिया तो क्या डिजाइन तेरा हो गया। तो भाई देखो अगर ऐसे आप देखोगे तो हर कंपनी, चाहे वो टाटा मोटर्स को ले लो, उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर ले रखा है, तो उस केस में हम टाटा को भी ये बोलेंगे कि भाई जैगुआर लैंड रोवर जो है आपने कॉपी करा है, जबकि उन्होंने खरीद लिया है। इसी प्रकार से महिंद्रा ने भी कई सारी कंपनियां खरीद रखी हैं। तो कंपनी खरीदने के बाद ऑफिशियली तो भाई वही ओनर हो जाते हैं। मेरे हिसाब से इसे कॉपी कहना गलत होगा, क्योंकि कंपनी आपने खरीद ली, कंपनी आपकी हो गई। अब आप उसके अंदर कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, कुछ भी बेचो, वो आपके ऊपर है। फिर कुछ बंदों को कहना था कि भाई तुझे गलतफहमी हो गई है, हमने चाइना से कॉपी करा है ओला को, ओला नहीं
करा तो भाई नहीं। चाइना की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो किसी कंपनी को नहीं छोड़ते हैं पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाइना उसे कॉपी ना करे और उससे पैसा ना कमाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने बजाज पल्सर को भी कर रखा है, इन्होंने टेस्ला को भी कॉपी कर रखा है, आपके सामने सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है भाई कि ओला ने चाइना से कॉपी करा है। ओला ने एटर्गो स्टार्टअप को एक्वायर करके उनके स्कूटर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन करके जब सेल करा है, जिससे लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, जो एटर्गो स्कूटर था कभी ऑन रोड आया ही नहीं था। वो स्टार्टअप था, वो सिर्फ डेवलप ही कर रहे थे और वो पोर्टेबल बैटरी के साथ ला रहे थे, पोर्टेबल नहीं, रिमूवेबल बैटरी के साथ ला रहे थे, उसमें बनाना शेप बैटरी ऐसी हुआ करती थी। लेकिन ओला ने इसे खत्म कर दिया, उन्होंने कहा हम तो फिक्स डालेंगे, तो उसके ऊपर भी R&D वर्क करके ये अपने प्रोडक्ट को लाए थे। फिर एक चीज मैंने और भी नोटिस करी, जिसके ऊपर भी आई थिंक मुझे ओपिनियन देना चाहिए, वो ये थी कि भाई ओला को सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई इनकी सर्विस महाबकवास है, ये कुछ भी नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, जिस पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। इवन ओला भी सहमत होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भाई इनकी सर्विस खराब है, इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन बहुत से बंदे बोल रहे थे कि भाई ओला कोई इनोवेशन नहीं करता है, ये चाइना से पार्ट मंगा के सेल करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाइना से पार्ट दुनिया की हर कंपनी, मेजरली सभी कंपनियां मंगाती हैं। तो अगर कोई बंदा पार्ट मंगा के और फिर उसे बना के बेच रहा है, फिर उसे बोल दे तो चाइना इंपोर्टेड है, तो ये गलत होगा। दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं है जो कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने देखा ही होगा जब चाइना ने अभी रेयर अर्थ को बोला था कि हम तो बैन कर रहे हैं, पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद होने पर आ गई थी। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि भाई चाइना से हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पेटेंट लेके बैठी हुई कंपनी जो है वो है ओला, जो खुद अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती है। ओला ही एक ऐसी लोती कंपनी है जो कि सोच रही है कि मैं अपने पूरे प्रोडक्ट के सारे कंपोनेंट इंडिया में बनाऊं, जिसे बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, जैसा टेस्ला करता था या फिर करने की कोशिश करता रहता है। उन्होंने भी अपना ऑलरेडी सेल बना लिया है जो कि फ्यूचर में यूज करेंगे। ओला भी सेम कर रहा है, इंडिया में अपने सेल्स बना रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी गलत होगी कि ओला जो है सारे पार्ट्स को इंडिया में लाता है। ठीक है, उनकी सर्विस खराब है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट में दिक्कत आती है, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही मेड इन चाइना प्रोडक्ट बोल दो। मोस्टली पार्ट वो इंडिया में लोकलाइज करते हैं, फ्रॉम फ्रेम, फ्रॉम टायर और बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें इंपोर्ट करनी ही होती हैं, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो, वो इंपोर्ट वो करते होंगे। एक चीज़ और बता दूं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा। ओला का जो स्कूटर है जेन 3 वाला, वो PLI स्कीम के अंदर अभी 1-2 दिन पहले ही अप्रूव्ड हो चुका है। अब PLI स्कीम क्या होती है आपको पता ही होगा, ये आपको दिख रहा होगा। PLI स्कीम का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में कितना बनाया जा रहा है, कितने % आपके जो पार्ट है वो इंडिया से लोकली लिए जा रहे हैं। लोकली का मतलब होता है इंडिया में बने हुए पार्ट। उसमें ओला को मिल चुका है सर्टिफिकेशन। ये खुद में ही एक प्रूफ हो जाता है कि भाई ये मोस्टली पार्ट जो है वो इंडिया से लेते हैं। आपको परसेंटेज भी यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये जो चीज़ थी कि भाई ये मेड इन चाइना से पार्ट मंगाते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाती है। एक और चीज़ थी भाई कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा है टू व्हीलर में इंडिया से आगे, तो ये चीज़ भी गलत हो जाती है। चाइना कहीं भी आगे नहीं है टू व्हीलर के मामले में। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मामले में इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे तगड़ा है, चाइना से भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। उसका रीज़न आप ये भी कह सकते हो कि चाइना टू व्हीलर फोकस नहीं करता है, वो फोर व्हीलर पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन जो सच बात है वो ये है कि टू व्हीलर के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सिर्फ आपको इंडिया में मिलते हैं, इवन अगर आप कॉस्ट भी देख लो। सो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। आप अपने ओपिनियन भी कॉमेंट में डाल सकते हो। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी EV पॉलिसी के ऊपर लेटेस्ट अपडेट दे दी है। रिसेंटली हमने नॉर्वे के साथ हाथ मिला लिया है, या बोले तो दोस्ती कर ली है। दोस्ती यहाँ पे एक प्रोग्राम हो जाता है जिसकी फुल फॉर्म है दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी पेट्रोल वालों से ज्यादा हो चुके हैं। तो इनके पास बहुत ज्यादा केस स्टडी है, इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कि ये बाकी कंट्रीज को दे सकते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने इनसे हाथ मिलाया कि भाई ठीक है, अपनी जो आपने नॉलेज गेन करी है हमें दो। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक चीज और भी बताई है कि भाई जो हमारी EV पॉलिसी आने वाली है, जो कि फरवरी 2026 या मार्च के आसपास इन्होंने बोली है। इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि हम जब ही लाएंगे, हम पहले भी ला सकते हैं इसे। हम चाहते हैं कि दिल्ली वाले लोगों के साथ मिलकर इसे लाया जाए। और यहाँ पे इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि भाई ये जो पॉलिसी होगी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर अभी लगभग 3400 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इनका लक्ष्य है कि भाई इस साल के एंड तक ये 6000 तक इसे पहुंचा दे। और इन्होंने बताया कि सिर्फ 8000 बसों की आवश्यकता है दिल्ली के अंदर, जिसे ये अगले 18 महीनों में कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। अब कहां पे इंप्रूव किया जाएगा, तो जो दिल्ली के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं या फिर फ्लाईओवर के नीचे भी जो खाली जमीन होती है, फिर कहीं भी खाली जमीन होती है, वहां पे ये चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हैं। इनका लक्ष्य है कि भाई
इस साल के एंड तक 3500 नए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएं और 2030 तक ये 13,000 नए चार्जिंग पॉइंट को लगाएंगे अलग अलग लोकेशंस पे, ताकि ईवी चार्जिंग इंफ्रा अच्छा हो पाए। तो गुड जॉब दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसे अच्छे काम करते रहो और ईवी को बढ़ाते रहो। दोस्तों, कारों पे लगने वाला जो जीएसटी है वो चेंज होने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि दिवाली तक ऐसा कर भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे कई सारी मीटिंग चल रही है गवर्नमेंट की, जहाँ पे डिसाइड किया जाए कि भाई जो अपनी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी कार्स हैं उनमें सेगमेंट वाइज अब जीएसटी लगे और सबसे कम जो जीएसटी होगा वो 5% तक भी हो सकता है। लेकिन ईवी के बारे में भी सुनने को मिल रहा है कि ईवी के ऊपर भी वैसा हो सकता है कि जो अब तक का 5% वाला जीएसटी लगता है सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, वो अब बढ़ सकता है 20 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे। 20 लाख के अंदर को ये मानते हैं कि नॉन लग्जरी या फिर नॉन एस्पिरेशनल कार्स, 20 लाख से ऊपर की गाड़ियों को एस्पिरेशनल कार माना जाएगा, जिसके ऊपर 18% भी लग सकता है। अब ये लगता है नहीं लगता है ये बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन कुछ कंपनी के सीईओज ऑलरेडी कह रहे हैं कि यार देखो ये मत करो, मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनका कहना है यार ये मत करो। BMW, मर्सिडीज जैसी जो कंपनियां हैं उनके जो सीईओज हैं वो बोल रहे हैं कि पहले ही भाई हम परेशान रहते हैं कि सब्सिडी हट गई, सब्सिडी आ गई, रजिस्ट्रेशन हट गया, ईवी पे से आ गया। लग्जरी गाड़ी में क्या होता है, ये हटने आने से, सब्सिडी मिलने से कई लाखों का अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ तो गलत हुआ है। तो BMW के जो अपकमिंग सीईओ उन्होंने बोला है कि हमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए ईवी के ऊपर कि भाई क्या करने। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। MG लॉन्च करने वाला है 13 नई इलेक्ट्रिक कार आने वाले 2 सालों में। विनफास्ट अपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगा 6 सितंबर को। रेयर अर्थ क्राइसिस की वजह से हर साल जो फेस्टिव सीजन के अंदर सेल होती थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की, वो इस बार थोड़ी कम होगी, ऐसा बोला TVS मोटर्स। पूरे 35 साल के बाद फाइनली दिल्ली के अंदर आने वाली है डबल डेकर बस इन ईवी। पिछले 3 सालों में BYD का पहली बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है ड्यू टू प्राइस वॉर। सुजुकी की इलेक्ट्रिक एक्सिस की प्राइस लॉन्च हो सकती है अगले महीने। BYD की एटो 2 जो कि इंडिया में भी आने वाली है, उसे नेपाल में लॉन्च कर दिया गया है इस प्राइसिंग के साथ। Hyundai ने अपनी अब तक की सबसे छोटी आयोनिक का टीजर लॉन्च कर दिया है, जो कि i20 के बराबर की होगी। इलेक्ट्रिक ट्रक्स को टोल में छुटकारा मिल सकता है एक्स्ट्रा वेट्स के लिए। ओला के जेन 3 प्लेटफॉर्म पे बने 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मिल चुका है PLI सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जनरेशन ऑक्टाविया इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया जाएगा अगले महीने। जिंग बस दिल्ली से देहरादून वाले रूट पे इलेक्ट्रिक हो चुकी है और 2030 तक ये 3000 इलेक्ट्रिक बसेस का यूज करें। PM मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है मारुति का EV प्लांट और इनका TDS लिथियम बैटरी प्लांट, जिसमें मारुति इन्वेस्ट करने वाला है $8 बिलियन। ओबेन ने टारगेट रखा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2026 में दिल्ली NCR के अंदर 20 शोरूम खोल देंगे। अल्ट्रावायलेट की F99 की R&D टीम को ज्वाइन कर लिया है डाकर रैली रेसर आशीष राव राणे। तो ये था इस हफ्ते का वीडियो, पसंद आया तो इसे लाइक करें।